हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में और साथ साथ उसको देखेंगे बाद में फाइन स्ट्रक्चर। इसका बेसिक यही है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था, अपनी न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंड करता है, रिवॉल्व करता है और साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो इनका आपस में कपलिंग होती है और उस कपलिंग को हम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहते हैं। और इससे होता क्या है, जब ये कपलिंग होती है तो इस कंडीशन में जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ और भागों में डिस्क्रीट हो जाते हैं, कुछ और भागों में टूट जाते हैं। तो उसी को अपन बोलते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसी स्ट्रक्चर को हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एटम को यहाँ पर शो किया गया है बोर्ड पर, और ये किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है। तो इसके कारण से जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होता है ना, वो म्यूएल होता है। म्यूएल वेक्टर क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर जब ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन के कारण से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम है। किसके कारण से है ये है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ये ऑर्बिटल मोशन के कारण से होता है। जब ऑर्बिटल मोशन होता है तो इस ऑर्बिटल मोशन के कारण से जो है आपका म्यू एल, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, अपनी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव हो रहा है इस न्यूक्लियस के सराउंड। तो इसके कारण से एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होता है। तो ये इस तरह से कंडीशन होती है। और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पर रह करके क्या करता है, यहाँ पर जो है स्पिन भी करता है। तो इसका स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम भी यहाँ पर होता है ना, ड्यू टू स्पिन, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ड्यू टू किसके कारण से होता है, ये स्पिन होने के कारण से होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी यहाँ पर रह के स्पिन भी कर सकता है। और इनमें क्या होता है कि आपस में इंटर रिएक्शन होता है, और इंटर रिएक्शन से जो भी हमें ये इंटर रिएक्शन मिलता है, इसी इंटर रिएक्शन को अपन स्पिन ऑर्बिटल इंटर रिएक्शन या स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहते हैं। ये इंटर रिएक्शन दोनों आपस में करते हैं तो इसको स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग या स्पिन ऑर्बिटल इंटर रिएक्शन यहाँ पर होता है, क्योंकि दो मैग्नेटिक आपके पास डाइपोल्स आ गए हैं, ये दोनों आपस में इंटर रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ इसको क्लासिकल जो आपका एक डायमेंशन है, क्लासिकल डायग्राम है, क्लासिकल व्यू है, उससे हम इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो है कोई एक ऑब्जर्वर है ना, एक एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस पर कोई ऑब्जर्वर है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में, ये न्यूक्लियस पर कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, तो उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसको ऑर्बिटल मोशन करता हुआ दिख रहा है। तो ऑर्बिटल मोशन करने के कारण से क्या होगा, यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन के कारण से यहाँ पर जो है एक एंगुलर मोमेंटम उसे दिखाई देगा। यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम दिखाई देगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवार्ड टू पेपर प्लेन होगी, अकॉर्डिंग दिस रूल। आपके मैक्सवेल्स स्क्रू कॉर्क रूल के बेस पर इसकी जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है तो एक और एंगुलर मोमेंटम दिखाई देगा इसको, है ना। जो आपका ये एंगुलर मोमेंटम है, और ये एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर दिखाई देगा और इसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। यदि अपन एक और ऑब्जर्वर ले लें और उसको इलेक्ट्रॉन पर सिचुएटेड माने तो उसे न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। हम यहाँ पर कोई एक और ऑब्जर्वर ले रहे हैं और जब ये ऑब्जर्वर इस पर बैठ के देखेगा तो उसको ये खुद तो स्टेबल लगेगा रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में, बट ये न्यूक्लियस क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस इसको ऑर्बिटल खुद तो स्टेबल मानेगा। उसको दिखेगा कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसके चारों ओर सराउंड कर रहा है। जब न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंड करेगा, न्यूक्लियस में चार्ज है, जब भी कोई चार्ज सराउंड करता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, है ना। और उस करंट के कारण से क्या हो जाएगा भाई, ये इसको ये ऐसे है, ऐसे मूव कर रहा है, अगर ये ऐसे होगा तो इसको ये कुछ ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा। जब इसको ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा न्यूक्लियस, तो इस कंडीशन से फिर से न्यूक्लियस क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी डायरेक्शन हमारे थंब की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस मूव हो रहा है तो यहाँ पर इसको क्या करता हुआ दिखाई देगा, एक न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता हुआ इसको दिखाई देगा। तो न्यूक्लियस इस मोशन के कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के रिलेटिव मोशन है, तो आपकी जो बी वेक्टर होगी ये एल वेक्टर की डायरेक्शन में होगी और साथ ही साथ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगी।
ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, इनके कारण से म्यू एस और म्यू एल दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सॉरी म्यूचुअल रिएक्शन होगी। और इसी को अपन ने कहा है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम है और मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम है आपका स्पिन के कारण से, तो स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इनके बीच में इंटर रिएक्शन होगा। तो इसके इंटर रिएक्शन होने से हमें यहाँ पर हमने कहा था लास्ट टॉपिक में U = mb। अब हम उसको एक न्यू फॉर्म में यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि जो ESL आपका जो होगा, जो टोटल इसकी जो कपलिंग के कारण से, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण से जो टोटल एनर्जी होगी वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस म्यू एस वेक्टर और इस बी वेक्टर के, क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम डाउनवर्ड होगा। एल वेक्टर इधर है आपका ऊपर की तरफ है, इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, बट स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम जो होगा इसका, वो होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कारण से जो ये स्पिन कर रहा है ना रोटेट, वो तो ऐसे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो टोटल इस सिस्टम की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एस और एल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण से, तो वो माइनस का म्यू एस बी वेक्टर यहाँ पर होगी। यहाँ पर हम जो है जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने एम वेक्टर को जो है एम वेक्टर यूज़ किया था, किसके लिए हमने एम वेक्टर यूज़ किया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, और स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए हमने एम एस को यूज़ किया था। बट अब हम यहाँ पर म्यू एल ले रहे हैं, किसके लिए, म्यू एल ले रहे हैं अपन यहाँ पर इस जो है स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए, है ना। स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। ये आपका स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम को शो करता है, ठीक है ना, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर म्यू एस रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, तो उसको म्यू एस के हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि म्यू एस = कितना होता है, म्यू एस जो है आपका स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका जो है माइनस का ई एस वेक्टर अपॉन में एम, ये होता है। स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम इतना होता है बोर मैग्नेट्रॉन में, हमने इसको कहा था। और साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो एल वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ पर ऊपर कह दिया, ऊपर हमने कहा था जस्ट इसको। तो बी वेक्टर एल वेक्टर प्रोपोर्शनल है और म्यू एस ई एस माइनस का ई एस अपॉन में एम है। तो यहाँ से हमें जब इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करते हैं तो मुझे मिलता है यहाँ से ई एस एल इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का ई एस वेक्टर अपॉन में एम, और साथ में बी की जगह में एल वेक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहाँ से ई एस एल इसको मैं निकाल लेता हूँ, तो दैट्स = कितना, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया एफ आर, और साथ में ये माइनस ई अपॉन एम, ये भी कांस्टेंट है, तो उसको साथ में लेते हैं हमने लिख दिया एफ आर एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे मिल जाती है। ई एस एल क्या है आपकी, ये इस सिस्टम की टोटल एनर्जी है ना। और अब क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिराइव कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स से हम यहाँ पर इस ई एस एल की वैल्यू को इस एस वेक्टर और एल वेक्टर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके ये रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हमें प्रूव करना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2m² c², ये हमारे पास आता है। तो 2m² c² बन जाता है, और 1 अपॉन में r dv अपॉन में dr, 1 अपॉन में r dv r अपॉन में dr, ये रहेगा आपका ESL, और साथ में रहेगा आपका s वेक्टर डॉट l वेक्टर। इसको इस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है, f r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये सेकंड आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है। इसको यदि मैं एफ आर बोल दूंगा तो मैंने ये इक्वेशन मैंने इसी से लिखी है, मैं ई एस एल को सॉल्व कर सकता हूँ एफ आर की वैल्यू, मतलब एफ आर की वैल्यू आपकी इसके इक्वली है। तो इक्वेशन फर्स्ट मुझे इस तरह से यहाँ पर मिल जाती, जो मैंने लिखी है यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो स्पिन ऑर्बिटल यहाँ पर कपलिंग हो रही है, इसके कारण से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन अपना अलग था, इसके अलग एनर्जी लेवल्स थे, बट जब यहाँ पर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स जो हम कहते हैं ना एस पी डी एफ, इनमें थोड़ा चेंजेस आ जाता है, और ये क्या हो जाती है, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 और मोर पार्ट्स में। इसके कारण यदि L = 0 एल इज़ नॉट इक्वल टू वाली 0 स्तर ऊर्जा स्तर बोले, मतलब जब L का मान 0 नहीं है
मतलब एल जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिट में नहीं है, तो ये मतलब एस को छोड़ करके पी और डी ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये क्या हो जाती है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, जो एनर्जी लेवल के जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जब होता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं में हमें जो है फाइन स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर को हम यहाँ से इसकी जो है एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हम जानते ही हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ये आपका जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जब इसमें कपलिंग होती है तो कपलिंग से हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है जे और एल प्लस एल। यहाँ पर ये जे जो है ये एल एस कपलिंग यहाँ पर कहलाता है। जे वेक्टर हमें एक नई क्वांटिटी यहाँ पर मिलती है और ये इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। जे क्या है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये है। ये क्या है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। जब एल एस कपलिंग होती है तो दोनों टोटल मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटररिएक्ट कर जाते हैं और हमें टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर मिलता है। अब यदि हम इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करके हम जो है एल वेक्टर और एस वेक्टर, जो एस वेक्टर और एल वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसको बिल्कुल सॉल्व करके हम जो है एल वेक्टर, एस वेक्टर और एल वेक्टर की वैल्यू, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड को यूज़ करके हम जो है एस वेक्टर और एल वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमें रिलेशन जो मिलता है वो मिलता है हाफ, सॉल्व करने के आफ्टर सॉल्विंग दैट, जब हम इस इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हाफ जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जे स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट होता है। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब बिकॉज हम जानते हैं जो एल वेक्टर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती है, जो एल की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ एल स्क्वायर, और ये हो जाती है आपकी कितनी, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर होती है। अरे वही एल इजिकल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन और एच कट अंडर रूट के बाहर वही चीज़ जो मैंने यूज़ करी है वही स्क्वायर ले रहा हूँ मैं। और यहाँ से जो आपकी एस स्क्वायर होती है वो एस स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाती है ये बन जाती है आपकी कितनी, एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर, इसी के बेस पर तो एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर। और जो आपकी यहाँ से एल हो गया, एस हो गया, और जे की जो वैल्यू होती है तो जे स्क्वायर दैट्स इजिकल टू जो मेरे पास मिलता है जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये मुझे यहाँ से मिल जाता है। तो जे प्लस वन एच कट स्क्वायर, इसकी तीन वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर फाइंड आउट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका एल जो क्या कहलाता है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहलाता है। व्हाट इज़ एल, तो एल जो है आपका स्मॉल एल है ये आपका है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। जो एस है आपका ये स्पिन क्वांटम नंबर है ना। और जो यहाँ से हम जो ये जे है, ये जे आपका यहाँ पर कहलाता है टोटल क्वांटम नंबर कहलाता है, टोटल क्वांटम नंबर ये कहलाता है। तो ये इस प्रकार से मैं यहाँ पर एल वेक्टर्स की वैल्यू को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है। अब यूज़ इक्वेशन 5 इन 4, हम इस इक्वेशन 5 को 4 में यूज़ कर देते हैं, है ना। जब इक्वेशन 5 को हम जब 4 में यूज़ करते हैं तो हमें जो फाइंड आउट होता है यहाँ पर ये मिल जाता है आपका कितना, देखो मैं इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। तो एस वेक्टर एल वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, हाफ इस जे की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जे स्क्वायर, एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ एल स्क्वायर, एवरेज वैल्यूज़ को अपन कहते हैं एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस स्क्वायर, ऐसे मिलता है। और जब इन इक्वेशंस को इसमें यूज़ कर देता हूँ तो मुझे एस वेक्टर और एल वेक्टर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ मिलती है वो मिल जाती है मुझे एच कट, देखो तीनों में है तो एच कट स्क्वायर तो बाहर निकल जाता है और बाएँ में बचता है 2। जे स्क्वायर जगह क्या लिख दूँ मैं, तो जे स्क्वायर बनता है जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर की जगह एल इंटू एल प्लस वन, और एस स्क्वायर की जगह एस इंटू एस प्लस वन मुझे यहाँ मिल जाता है। इस प्रकार से मैं इस एस वेक्टर और एल वेक्टर को यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 6 हो जाती है, ठीक है। ये एस वेक्टर और एल वेक्टर की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकाल ली मैंने। तो इसके बेस पर अगर इस इक्वेशन को यूज़ कर दूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यूज़ 6 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है आपकी, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है सिस्टम की,
है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये बन जाएगी EFL दैट्स इक्वल टू FR, तो है ही, तो ये FR है, और साथ में H कट स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू में जो निकाली वो रख दूँ, तो ये बन जाएगा आपका J इंटू J प्लस 1 माइनस का L इंटू L प्लस 1 और माइनस का S इंटू S प्लस 1। इक्वेशन नंबर 7 मुझे मिल जाती है। मतलब इस इक्वेशन को यूज़ कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ से अपन टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं पहले। तो टोटल जो आपका एंगुलर मोमेंटम है J, जिसको अपन ने कहा है ना, मोमेंटम J जो है, इस J की वैल्यू दो वैल्यूज़ होती है इस J की हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की, और वो वैल्यू होती है आपकी, एक तो होती है L प्लस S और दूसरी होती है L माइनस S। L प्लस S कैसा होगा, जब L और S कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और L माइनस S कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। भाई इसके अलावा और कोई दो वैल्यू हो नहीं सकती कि या तो आपके जो है ये L और S पैरेलल हो एक दूसरे के, और या फिर L और S एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। इन दो कंडीशंस के अलावा और कोई कंडीशंस यहाँ पर नहीं हो सकती, तो J की भी इसकी दो वैल्यू मिल जाती है। अब हम कहें इफ़ L इज इक्वल टू 0 हो और J इज इक्वल टू आपका S हो जाए, यदि मैं बोल दूँ कि यदि आपका L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि आपका जो S ऑर्बिट में है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। हम जो भी ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये अपन लाइटर न्यूक्लियाई के लेकर, जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई, लिथियम, हैवी पार्टिकल्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन, ये कपलिंग एलिजिबल नहीं होती है। उसके लिए अपन अलग कपलिंग की बात करते हैं, जे कपलिंग की, ठीक है ना। बट लाइटर जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए ये कपलिंग बिल्कुल एप्लीकेबल होती है। तो यदि L इज इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन आपका किस में हो, S ऑर्बिट में हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका J इज इक्वल टू कैसा बन जाता है आपका, यहाँ से J इज इक्वल टू S बन जाता है, यहाँ से बन जाता है। तो J इज इक्वल टू S मिलता है मुझे इस इक्वेशन से, तो J इज इक्वल टू S मिलता है। और इस J इज इक्वल टू S का यूज़ अगर मैं इक्वेशन नंबर 7 में कर दूँ, यूज़ इट इन इक्वेशन 7 में इसको यूज़ कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास मिलता है ESL दैट्स इज इक्वल टू FR, और ये बन जाता है H कट स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ से मैं L इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, तो L इज इक्वल टू 0 रखने पर J इज इक्वल टू S हो जाता है मेरे पास में, है ना। L इज इक्वल टू 0 रखने पर J इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 1 और माइनस का S इंटू S प्लस 1। J की जगह मुझे S रखना है, J की जगह मुझे S रखना है, तो S इंटू S प्लस 1 और माइनस का S इंटू S प्लस 1। ये तो एज इट इज बच जाएगा, ये 0 हो चुका है, और J की जगह मैंने क्या रख दिया, S रख दिया है। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में 8 बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ मिलती है। अब मैं यहाँ से ये कहूँ ये इक्वल टू आपकी हो जाती है 0, है ना। मतलब जब आपका L इज इक्वल टू 0 या S ऑर्बिट की एनर्जी पर इस स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, टोटल एनर्जी में चेंजेस कितना हो जाता है आपका, जब ये कपलिंग होती है ESL टोटल कपलिंग आफ्टर कपलिंग द एनर्जी है, और कपलिंग के आफ्टर जो एनर्जी होती है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होगी, और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के लिए जब इलेक्ट्रॉन आपका जो है यहाँ पर S ऑर्बिट में होगा, तो उस S ऑर्बिट की एनर्जी में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब इस कपलिंग का S ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर अगली कंडीशन ले लेते हैं, यदि कोई एनर्जी लेवल है L इज नॉट इक्वल टू 0, मैं एनर्जी लेवल ले लेता हूँ कि L इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और S इज इक्वल टू 1/2, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपका अब वो S ऑर्बिट में नहीं है, वो P D किसी अन्य ऑर्बिट में। इस L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो L की जो वैल्यू है ना 0 1 2 3 डैश 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 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन 0 के लिए क्या होता है, L इज इक्वल टू 0 S ऑर्बिट, 1 का मतलब होता है P ऑर्बिट, 2 का मतलब होता है D ऑर्बिट, 3 का मतलब होता है F ऑर्बिट, ऐसे हम लेके चलते हैं। तो L इज नॉट इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रॉन आपका 0 ऑर्बिट में नहीं है, मतलब S ऑर्बिट में नहीं है, इसका मतलब वो P में भी हो सकता है, D में भी हो सकता है और F में भी हो सकता है। बट हम लाइटर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ P ऑर्बिट में जा सकता है, D और F उसके लिए नहीं होंगे। तो यहाँ से S इज इक्वल टू 1/2 के कारण से जो J की पॉसिबल वैल्यू मेरे पास अब बनती है, तो दीज इंप्लाइज J की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती है, यहाँ रखता हूँ मैं, तो L प्लस 1/2
और दूसरी वैल्यू होती है L-1/2। इस इक्वेशन से दो ही वैल्यू होंगी जे की आपकी। तो जे की दो वैल्यू होती है L+1/2 और L-1/2। और इसके लिए S और S+1 कितना हो जाता है इसको भी निकाल लेता हूँ। तो S इंटू S+1, तो S की जगह तो हाफ रख दूंगा, मैं रख रखा है मैंने, और 1/2 + 1 मतलब 3/2, तो ये बन जाता है आपका 3/4। ये S इंटू S+1 की वैल्यू आती है। तो इस कंडीशन के लिए जब हम इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 7 में यूज़ करते हैं, है ना, इक्वेशन 7 में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपस में जो एनर्जी लेवल्स के टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मैं ESL निकाल लेता हूँ, यूज़ इन इक्वेशन नंबर 7, इन सबको यूज़ कर दूँ इक्वेशन 7 में, तो क्या बन जाएगा ESL दैट्स इज इक्वल टू FR, और ये बन जाएगा H²/2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, J की जगह तो कितना रख रहा हूँ मैं, L+1/2 या L-1/2, मैं L+1/2 ले लेता हूँ पहले। तो L+1/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा आपका L+1/2 + 1, यही रहेगा +1, ये कंडीशन होगी। L इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो बन जाएगा आपका L इंटू L+1 एज इट इज़ रहेगा। और साथ में S माइनस का S इंटू S+1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 3/4। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ये आपका J की जगह L+1/2 मतलब ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, उसको इसके साथ हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ESL की जो वैल्यू मुझे यहाँ मिलने वाली है, वो ESL की वैल्यू मिल जाएगी H²/2 और FR H²/2, और ये वैल्यू मुझे सिर्फ L मिलने वाली है। तो इक्वेशन नंबर 9 आ जाती है। बट जब मैं अभी J की वैल्यू मैंने 1/2 ली थी, अब J की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, L-1/2 ले रहा हूँ। अगेन यदि आपका J कितना हो जाए, J इज इक्वल टू L-1/2 हो जाए। यहाँ पर J कितना था आपका, J को मैंने ये L+1/2 लेके चला था मैं, तो इसके लिए मुझे ESL की वैल्यू फिर से इसी टाइप से मिल जाती है। इन सब इक्वेशंस को यूज़ कर दूंगा, तो जो L की वैल्यू मुझे मिलेगी FR H²/2, और यहाँ से जो L की वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो मिल जाएगी -L -1। ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिलने वाली है, -L और -1। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 10 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि देखो पहले S ऑर्बिट के लिए तो कोई स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, बट आपका जो यहाँ पर होता है अगली टर्म जो होती है वो बिल्कुल इफेक्टिव होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब अपन L इज़ नॉट इक्वल मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं P ऑर्बिट में, D ऑर्बिट में, इसमें ले रहे हैं अपन, तो उस कंडीशन में हमारे पास J की दो वैल्यूज़ होंगी, जिसके लिए S की वैल्यू ये बनेगी S इज इक्वल टू 1/2 के लिए। और इसको हम जब इसमें यूज़ करते हैं तो दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें यहाँ पर ESL की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ यहाँ फाइंड आउट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पर जो P ऑर्बिट होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 और मोर पार्ट्स में, और इसके लिए जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर। इस तरह से कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज़ मिलती हैं, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि N और L क्वांटम नंबर्स वाले ईच एनर्जी लेवल्स दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। हमने J की दो वैल्यू निकाली, यहाँ पर टोटल कपलिंग 2 हुई है ना, मतलब जिसके लिए L इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब P ऑर्बिट वाली जो आपकी ऑर्बिट्स होती है वो यहाँ पर दो फंक्शन में डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। J इज इक्वल टू L+1, J इज इक्वल टू L-1/2। दो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, J की वैल्यूज़ मिल जाती है। तो J की दो वैल्यूज़ हमें यहाँ मिल जाती है, मतलब आपका जो P ऑर्बिट होता है ये दो पार्ट्स में आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और इन ऊर्जा स्तरों को इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा जो लो एनर्जी लेवल के ट्रांजेक्शन से हमें स्पेक्ट्रमी रेखा की दो लाइंस यहाँ पर मिलती है, और इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जिसके लिए हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस के लिए सॉल्व करके निकाला जा सकता है एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस सॉल्व करके जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो एनर्जी डिफरेंस का, एनर्जी का भाई मैंने कहा कि ये आपकी जो है टू लाइंस मिलती हैं मुझे यहाँ पर, एक तो J इज इक्वल टू L+1/2 के लिए और J इज इक्वल टू L-1/2 के लिए। और इसके लिए जो एनर्जी लेवल का जो गैप आता है, जो डेल E की वैल्यू जो यहाँ पर होती है ये H/Z होती है, और यहाँ से बनता है ये FR, ये बन जाता है, एक वैल्यू हो जाती है। और साथ साथ L माइनस का L+1, ये हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जाती है, मतलब ये बन जाता है आपका यहाँ पर ये वैल्यू। तो H/FR और इसको सॉल्व करने पर ये बन जाता है हमारे पास में H/FR और Z इज इक्वल टू
अपन यहाँ पर प्रूव सॉल्व कर सकते हैं इसको इसके लिए। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यूज़ मुझे मिलती है वो मिल जाती है L+1/2, ठीक है ना। तो L+1/2 इसकी वैल्यूज़ मुझे मिलती है। Z की वैल्यू के लिए प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान रखना है इसको। तो डेल इज इक्वल टू H कट FR L+1/2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ऑर्बिटल जो आपका स्पिन के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो फाइन स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल सोडियम की D लाइन्स है। जब हम सोडियम वाष्प लैंप लेते हैं तो जो आपका पीले रंग का जो लाइट होता है वो किसमें, जो पीले रंग की लाइट के लिए लैम्बडा कितनी मिलती है। भाई इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल इसका होता है आपका सोडियम लैंप से जो हमें लाइट मिल रहा है उसकी डी लाइंस होती है ना, इसकी डी लाइंस होती है यहाँ पर सोडियम लैंप की। तो डी लाइंस आपकी यहाँ पर बनती है, और डी लाइंस बनती है तो इसके बाद क्या होता है, सोडियम लैंप की आपको डी लाइंस मिल जाती है। और इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका येलो कलर का लाइट होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो वो होती है वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू, ये बन जाती है 5890 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और लैम्बडा 1 कितनी बन जाती है आपकी, जो लैम्बडा 1 बनती है वो बन जाती है 5897.6 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि सोडियम लैंप की जो वेवलेंथ होती है वो दो पार्ट्स में, हमें उसमें दो वेवलेंथ मिलती है, डी वेवलेंथ है ना। सोडियम स्पेक्ट्रम को जब हम एक हैवी स्पेक्ट्रोमीटर से उसको वॉच करते हैं तो इसकी एक वेवलेंथ में हमें दो वेवलेंथ मिलती है, जिसमें से एक की वेवलेंथ ये होती है और दूसरे की वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 5891 एंगस्ट्रॉम, और इसी को अपन डी लाइंस कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्यों मिली हमें, ये इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पर जो है सोडियम लैंप में 3p से 3s में, हमें जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 3p से 3s में ट्रांजैक्शन करता है तो हमें 2 लाइंस यहाँ पर मिलती है। और 2 लाइंस क्यों मिली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन करेगा आपका J L इज नॉट इक्वल टू मतलब P से, और J L+1/2 के लिए करेगा और दूसरा J L-1/2 के लिए करेगा। इसलिए आपके सोडियम लैंप की जो लाइट होती है वो दो वेवलेंथ में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और हमें सोडियम का जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें हमें दो लाइंस यहाँ पर मिलती है। तो ये जो आपका कहलाता है फाइन स्ट्रक्चर। ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में होता है तो कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलता, इसकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट या एफ ऑर्बिट, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इस कपलिंग की सिर्फ लाइटर पार्टिकल की, तो पी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो पी ऑर्बिट से जब आपका इलेक्ट्रॉन जब पी ऑर्बिट में होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें इसकी एनर्जी की दो लेवल्स हमें यहाँ मिलती है, इस एक की वैल्यू है दूसरे की वैल्यू ये। इसका मतलब कि जब आपकी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है तो पी लेवल में जो आपका एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एनर्जी लेवल इस कपलिंग से दो वैल्यू हमें देते हैं, जिससे आपका पी ऑर्बिटल जो होता है वो दो वैल्यूज़ में डिवाइड हो जाता है, और इसके लिए हमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस इतना मुझे यहाँ पर मिलता है। जब आपका इलेक्ट्रॉन इस पी लेवल से एस लेवल में ट्रांजैक्शन करता है तो यहाँ से दो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या होता है, सोडियम लैंप जो होता है उसमें हमें 2 लाइंस यहाँ पर मिलती है, और इस प्रकार से ये जो इन टोटल एंगुलर मोमेंटम के थ्रू आपका स्पेक्ट्रल लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिवाइड हो जाना, यही कहलाता है आपका स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। और इससे जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उस स्ट्रक्चर को हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं।